देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। নীল কিছু বলছো না এটাই বললে? ইয়েস বললে সেটাই বুঝতে পারলাম না। ठीक है विश्वजीत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। दो विश्वजीत है ना इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है दोनों विश्वजीत को ही मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। ठीक है चलो तो कहाँ तक हुआ था देखो। ये वाला हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल पीस रेट में हम लोगों ने टेलर्स और मेरिक का देखा था। ठीक है टेलर्स और मेरिक का देखा था। इसमें डिफरेंस बताना था मुझे। देखो डिफरेंस मेनली क्या था वो ये देखो किस एक मेरिट्स भी है डीमेरिट्स भी है। देखो इसमें एक सबसे ज्यादा मतलब मेरिक अच्छा क्यों है। देखो मेरिक इसीलिए अच्छा था। देखो चेक करो कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल वेज रेट मिलेगा अगर 83% हम लोग एफिशिएंसी दिखाते हैं। 83% तक अगर एफिशिएंसी दिखाते हैं तो नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। मतलब 1% दिखाओ 2% दिखाओ 3% दिखाओ अप टू 83% तक नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। वेज रेट नहीं कैंसिल होगा। मान लो नॉर्मल वेज रेट है 10 रुपीज। एक एग्जाम्पल 10 रुपीज। ठीक है अब अगर किसी का एफिशिएंसी 1% है तो भी उसे 10 करके मिलेगा। 2% है तो भी @10 मिलेगा। 3% है तो भी @10 मिलेगा। ठीक है लेकिन ये वाला देखो अब यहाँ पर इस चीज को समझो। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो इधर बोल रहा है कि अगर लेस देन 100% है। ठीक है अगर लेस देन 100% एफिशिएंसी होगा टेलर्स बोल रहा है तो 83% अब नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। मतलब अगर किसी का यहाँ पर एफिशिएंसी 83% हुआ जो कि 100% से कम हुआ। ठीक है तो उसे नॉर्मल वेज रेट अगर 10 रुपए है उसका 83% ही मिलेगा। यानी 10 रुपए का 83% मतलब 8.3 होगा शायद। चेक करते हैं कम ही होगा। ठीक है चेक कर लेते फिर भी कितना हो रहा है। ये देखो 10 रुपए का 83 डिवाइडेड बाय 100 कर देते परसेंट हो गया। ठीक है 8.3। ठीक है तो यहाँ पर देखो अगर कोई 83% तक एफिशिएंसी दिखाएगा 10 रुपए मिल जाएगा। 10 रुपए करके मिलेगा। ठीक है मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितना आवर्स काम हो रहा है उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने अपना एफिशिएंसी 99% भी दिखा दिया तो भी तो 100% से कम है तब भी उसे 8.3 रेट पे ही मिलेगा। तो ये वर्कर को डिमोटिवेट करता है। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया सोच के देखो ये वर्कर को तो डिमोटिवेट करेगा कि हम 99% मतलब 100% से थोड़ा ही कम मैंने एफिशिएंसी दिया फिर भी मुझे उतना नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन टेलर्स फॉलो कर रहा है। आ गया मुझे लगा डिलीट हो गया। चलो क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन टेलर्स मेथड फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरिक मेथड्स को फॉलो करता तो उसे 99% क्या 83% एफिशिएंसी करने पे 10 रुपए करके मिलता। ठीक है अच्छा अब देखो इसी वजह से मतलब मेरिक को ज्यादा स्टैंडर्ड माना गया और मेरिक में देखो 3 अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति आवाज आ रहा है ज्योति को? आ रहा होगा कभी कभी तुम लोग का माइक इश्यूज भी हो जाता है। ठीक है देखो तो 83 पर ये क्या हो गया? क्या हो जा रहा है ये? क्या क्या हो जाए? गुड मॉर्निंग ज्योति आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा
ये देखो 83% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ये तो मैंने पॉइंट समझाया, ठीक है, क्यों मेरिक ज्यादा बेनिफिट देगा। अब देखो इनका स्लैब देखो, इन्होंने 2 ही स्लैब बनाया, 100 से कम होगा तो नॉर्मल से 83% कम देंगे, और 100 या 100 से ज्यादा होगा तो 125% देंगे। बट इससे वर्कर ज्यादा मोटिवेट होगा या फिर इससे होगा? इसमें देखो, इसमें वर्कर को 3 तरह से एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलेगा। अगर कोई सोचेगा कि मुझे नॉर्मल वेज रेट मिल जाए, मेरे लिए उतना ही काफी है, मुझे @10 करके मिल जाएगा, मेरा मतलब मेरा जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि सबका एक फाइनेंशियल टारगेट होता है। अगर वर्कर सोच रहा है कि मुझे नॉर्मल वेज रेट मिलने पे ही मेरा काम हो जाता है, तो वो 83% तक एफिशिएंसी दिखाएगा। लेकिन अगर वर्कर सोचेगा कि मुझे नॉर्मल वेज रेट से ज्यादा चाहिए, तो वो अपना एफिशिएंसी 83 से 100% भी दिखाएगा ना, तो भी उसे 10 रुपए से ज्यादा मिल सकता है, 11 रुपीज करके मिल सकता है, सॉरी 10.1 करके मिलेगा शायद। 10 रुपए का 10% अगर ज्यादा होगा तो 10 रुपए पे 10%, चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं, 10 रुपए का 10%, देखो कितना होगा। 1 रुपीज, अच्छा 11 रुपीज ही हो रहा है, ठीक है, 11 रुपीज करके मिलेगा। तो ये वर्कर को मोटिवेट करेगा, ये वाला बात देखो, 100% एफिशिएंसी तक पहुंचते ही 1 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, जबकि इन्होंने बोला है कि 100% में पहुंचने से, ऑब्वियसली इन्होंने 125% बोला है, लेकिन यहाँ पर 100 के नीचे भी रहेगा कोई, 83 से 100, मतलब 83, 84, 85, 86 ऐसे परसेंटेज भी लेगा तो भी उसे 11 मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर <100 होने से नॉर्मल वेज रेट से भी कम मिलेगा, तो ये वर्कर को डिमोटिवेट करेगा, बट ये स्कीम वर्कर को मोटिवेट करेगा। और 100% से ज्यादा होने पे यहाँ पर 20 से लेकर 30% ज्यादा मिलता है वेज रेट का, जबकि यहाँ पर यहाँ ज्यादा मिल रहा है, ऑब्वियसली लास्ट वाला स्टेज ज्यादा मिल रहा है, 125% ऑफ वेज रेट। लेकिन इन दोनों के मिडिल का जो गैप है ना, वो ह्यूज है, देखो कहाँ 83% मतलब कम, नॉर्मल वेज रेट से कम, 83% होने से कम हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया 125%, यानी ज्यादा। 125% मतलब क्या, 100 प्लस 25 है ना, ज्यादा हो गया। तो इसीलिए जो मेरिक है वो ज्यादा वर्कर को मोटिवेट करता है, मेरिक वाला जो पैटर्न है वो वर्कर को ज्यादा मोटिवेट करता है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा लॉस है। क्यों लॉस है? अगर किसी का टारगेट नॉर्मल वेज रेट रहेगा, तो वो अपना एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो 83% तक ही रखना चाहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहेगा, अगर किसी को नॉर्मल वेज रेट से ज्यादा अर्निंग नहीं चाहिए होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, कोई ज्यादा एफिशिएंट ना हो, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो होना पड़ेगा ना। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, हम नहीं बोल रहे कि सभी को रैंक लाना, ऐसा नहीं, लेकिन एटलीस्ट पास करना, ये तो सभी का एक टारगेट रहता है। उसके बाद अपना अपना मतलब टारगेट रख सकते हो कि मुझे और क्या ज्यादा अच्छा करना है। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि जो रैंक करते वही समथिंग, ऐसा हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, बट हम जस्ट इसको कंपेयर करके ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर नॉर्मल वेज रेट तक तो एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए ना सबका। तो अगर वर्कर का नॉर्मल वेज रेट टारगेट होता है, ये तो सभी का होता है, सभी काम करने जाते हैं कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनको सैलरी देख के पसंद आता है, तभी वो जो है एग्री होते हैं। अब नॉर्मल वेज रेट देख के वो एग्री हो गए, बट ये हो सकता है ना वो अपना 100% भी नहीं दे रहा है, क्योंकि 83% में ही नॉर्मल वेज रेट मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। গুড মর্নিং শ্রেয়াশিস। মর্নিং ম্যাম, অনেক ট্রাই করার পর হলো। তুমি আগে মনে হচ্ছে ট্রাই করছিলে, আমি দেখলাম, তখন আমি ঢুকিনি, তো ওই জন্য ওটা অ্যাকসেপ্ট, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপে ছিলামই না, ওই জন্য অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না। তুমি যখন আমাকে লেখো আমি তখন দেখলাম যে তুমি আগে ছিলে বলে, ওই জন্য আমি বসিনি তখনও ল্যাপটপে, ওই জন্য তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा तो देखो, आई होप कि दोनों का मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आ गया। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो। कौन सा वाला क्वेश्चन होगा ये? ये तो हाल से वाला है, हाल से वाला ये नहीं, कहाँ चला गया वो वाला क्वेश्चन? नाइन,
एक मिनट, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर। ये रहा, ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू ए पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब का डिटेल्स दे रखा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, नॉर्मल रेट पर आवर 1.20। मोहन, राम और प्रसाद 3 वर्कर है, तीनों वर्कर ने प्रोडक्शन किया है इतना 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 यूनिट, 32 यूनिट, 42 यूनिट एंड 50 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दिस वर्कर अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो मेरिक के हिसाब से इनको क्या क्या पेमेंट मिलेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखो मेरिक का स्लैब जो है तुम लोग अभी फिलहाल कॉपी से देख के बताओ, फिर याद हो जाएगा तो उस हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, याद हो जाएगा करते करते। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरिक का पेमेंट कैसे होता है, बोलो। मेरिक के हिसाब से जब पेमेंट किया जाता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाता है। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट किसके अंडर था, एफिशिएंसी के अंडर था। ठीक है, एफिशिएंसी के अंडर था मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसके अंडर था, आउटपुट बेस्ड पे था। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा, पहले ये बताओ, बोलो। पूरा चीज मैंने एक बार याद दिला दिया, बोलो एफिशिएंसी किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम बेसिस पे तो कोई पर्टिकुलर पैरामीटर होता नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट लेबर के लिए होता था, लास्ट दिन ये सब डिटेल्स में बताया ना। तो अभी ये आउटपुट बेस्ड था, उसमें स्ट्रेट पीस रेट था, मतलब जितना यूनिट बनाया उतना पेमेंट कर देंगे। चेयर वाला एग्जांपल याद करो। और डिफरेंशियल पीस रेट में एफिशिएंसी देखेंगे वर्कर का कि कितना यूनिट प्रोडक्शन किया, एफिशिएंसी आउटपुट के हिसाब से देखेंगे। आउटपुट का पैरामीटर कैसे सेट होता है, कोई स्टैंडर्ड आउटपुट सोचना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन 3 आवर्स में, ये स्टैंडर्ड है। तो फिर इसके बेसिस पे हम लोग जो है आवर्स डिसाइड कर सकते हैं। वैसे टॉप मैनेजमेंट ये लोग डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, फिर उसके साथ एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। देखो क्वेश्चन भी वैसे ही बना हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ। ये देखो स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ दिया हुआ नहीं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट ये क्या है, ये एक्चुअल आउटपुट है। ये 3 वर्कर ने एक्चुअली इतना प्रोडक्शन किया है, हम लोग को स्टैंडर्ड आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि वर्कर एफिशिएंट है भी कि नहीं, और अगर वर्कर एफिशिएंट है तो उन्हें किस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सचिन। तो बताओ किस तरह से होगा, बोलो किस तरह से होगा, कोई भी कुछ नहीं बोलोगे। बोलो तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग पहले मेरी। हाँ बोलो। पहले स्टैंडर्ड करेंगे, फिर देखेंगे इन लोगों ने पर यूनिट में कितना किया, उसके बाद फिर जो डिफरेंस है उस पर करेंगे कितना एफिशिएंट किया। स्टैंडर्ड हाँ स्टैंडर्ड से तो मैच करके देखेंगे उन्होंने कितना ज्यादा किया फिर कितना कम किया है। स्टैंडर्ड क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम या आउटपुट। मैम आउटपुट ना, आउटपुट क्यों, क्यों, क्योंकि ये कौन सा वाला बेसिस है, मेरिक वाला है ना, मतलब वो कि कितना, मतलब मेरिट इतने वाला है, टाइम पे मतलब इतना आउट। इतना यूनिट किया, इतने टाइम पे इतना यूनिट किया, उस पे हम लोग काउंट करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरिक जो है, मेरिक का सिस्टम आउटपुट बेस्ड पे होता है, तो आउटपुट तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर बोला है 1 घंटे में 6 यूनिट बनता है और 1 घंटे में 1.20 पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो है हम लोग को ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहला बात है कि अगर 1.20 दिया जाता है, अगर कोई 1 आवर काम करता है तो उसे दिया जाता है ₹1.20। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, और 1 घंटे में कितना यूनिट बना सकते हैं, 6 यूनिट। ठीक है, 1 घंटे में 6 यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि अच्छा यहाँ पर ना स्टैंडर्ड आवर नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर नहीं दे रखा है, वैसे देना चाहिए। इसको हम लोग मान लेंगे कि स्टैंडर्ड आवर जो है
स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, ये तुम लोग भी एजम्पशन लोगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड कितने टाइम काम करना होता है बोलो, फैक्ट्रीज एक्ट में तो पढ़े हो, स्टैंडर्ड कितना टाइम काम करना पड़ता है? यहाँ पर 8 आवर्स मान के करेंगे, ठीक है, 8 आवर्स। स्टैंडर्ड कितना टाइम काम होता है? 8 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो 8 आवर्स जो है स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर 1 आवर में 6 यूनिट बनता है तो 8 आवर्स में कितना यूनिट बनेगा? ये स्टैंडर्ड टाइम है। कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम करने आएगा तो उसे 8 घंटा काम करना ही पड़ेगा। और जिस चीज का ये लोग 48, जिस चीज का ये लोग प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वो चीज 1 घंटे में 6 यूनिट बनता है तो 8 घंटे में 48 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन बोलो कौन एफिशिएंट है? ऐसे देख के ही पता चल रहा है। मोहन एफिशिएंट है कि नहीं? 8 घंटा इसने भी काम किया होगा, मुझे बताओ मोहन एफिशिएंट है कि नहीं? नो मैम। राम? नो मैम। नो। प्रसाद? ये यस मैम। एफिशिएंट है, ठीक है, ये देख के पता चल रहा है। अब कितना परसेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरिक का स्लैब कैसे बनाया गया है? परसेंटेज के बेसिस पे। मेरिक का स्लैब कैसे बनाया गया है? परसेंटेज बेसिस पे ना। ये देखो परसेंटेज, एफिशिएंसी का परसेंटेज डिसाइड करेंगे तब तो सोचेंगे कि कौन सा वाला स्लैब में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया? 6 यूनिट पर आवर इंटू 8 आवर्स। 8 आवर्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो तुम लोग 8 आवर्स मान के ही करना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 8 घंटे में 40, 8 घंटा कहाँ से आया? क्वेश्चन में नहीं था। 8 घंटा हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर लिख दो, एज्यूम 8 आवर्स पर डे जो है स्टैंडर्ड टाइम वर्कर का काम करने का, ठीक है। अच्छा, अब 3 वर्कर है, ठीक है, 3 वर्कर है, कौन कौन? मोहन, राम और प्रसाद, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। तो सबका टारगेट क्या था एक दिन का? 48 यूनिट, 48 यूनिट, 48 यूनिट। जब जिस भी वर्कर को रखा गया उनको बता दिया गया कि आप लोग का टारगेट ये है कि एक दिन में इतना यूनिट बनाओ, बट एक्चुअली इन्होंने कितना आउटपुट दिया? क्यों ऐसा क्यों होता है? सबका एफिशिएंसी तो इक्वल नहीं होता है ना, तो किसी ने कम प्रोडक्शन किया, किसी ने ज्यादा प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 32, 42, 50, 32, 42, 50, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? 48 यूनिट में कैसे हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो जैसे मान लो तुम लोगों को मार्क्स मिला है ना, आउट ऑफ 100 कितना मिला है, तो आउट ऑफ 48 इन्होंने कितना बनाया? 32 यूनिट कम बनाया, तो इनका परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे 100 से कम ही आने वाला है। चेक करके देख लो, क्योंकि ऊपर 48 होगा तो 100% होता ना, और जिसने ज्यादा किया उसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। चेक कर लो कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, तो 66.66। हाँ 66.67 लिख देते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 48, 87.5। 87.5, ठीक है। और 50 डिवाइडेड बाय 48, 104.6। 104.6 ना, 17, ठीक है। अच्छा, ये एफिशिएंसी कैलकुलेट हो गया। अब स्लैब के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरिक का जो स्लैब है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ जा रहा है। अप टू 83% किन का है? क्या अप टू 83% किसी का है? ये वाला, ये कौन से वाले स्लैब में आएगा? अप टू 83%। 66.67 मतलब अप टू 83% में आ गया। ये कौन से परसेंटेज में आएगा? 87.5। ये कौन से वाले स्लैब में आएगा? 83 से लेके 100, 83 से लेके 100% वाले स्लैब में आ रहा है ये वाला, ठीक है। और ये वाला कौन सा आएगा? ग्रेटर देन 100%। अब वेजेस कैसे दिया जाएगा? तो देखो यहाँ पर लिखते हैं
वेजेस, वेजेस कैसे दिया जाएगा? तो इनका वेजेस क्या हो जाएगा? अगर अप टू नॉर्मल वेज रेट जो है वही दिया जाएगा, तो नॉर्मल वेज रेट भी तो कैलकुलेट करना चाहिए था। यहाँ कैलकुलेट करके दिखाते हैं नॉर्मल वेज रेट। देखो तुम लोग का जगह नहीं है तो एक बार नीचे कर लो, नॉर्मल वेज रेट हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो वेज रेट कैसे होगा, यहाँ पर पेमेंट कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन में भी बताया होगा। देखो 1 घंटे में कितना दिया जाता है, 1 घंटे काम करने पे 1.20 दिया जाता है। बट सोचो क्या यहाँ पर हम लोग पेमेंट जो है वो आवरली बेसिस पे करेंगे या फिर कैसे करना है, या फिर पीस बेसिस पे करना है? ये वाला कौन सा बेसिस था सोचो। ये मेरिक और मेरिक और टेलर्स ये किसके अंडर था? इसलिए मैंने उस दिन भी बताया ये आउटपुट बेस्ड का 2 मेथड था, जिसमें से यहाँ पर सारा का सारा पेमेंट तो नंबर ऑफ यूनिट बेसिस पे होता है ना। तो 1 यूनिट बनाने का कितना मिलता है वो रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि पीस रेट। यहाँ पर आवर रेट तो दे रखा है, टाइम रेट दे रखा है, बट टाइम रेट हमें नहीं चाहिए, ये टाइम बेस्ड पेमेंट नहीं है, ये आउटपुट बेस्ड या पीस बेस्ड पेमेंट है। तो कौन बताएगा मुझे, बोलो कि अगर 1 घंटे में पेमेंट किया जाता है 1.20 और 1 घंटे में बन जाता है 6 यूनिट, तो इससे कंक्लूजन क्या आता है? क्या इससे ये कंक्लूजन नहीं आता है 6 यूनिट बनाने से 1.20 दिया जाएगा? सोचो Yes, दो, है ना? फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि 1 यूनिट बनाने पे 1.20 रुपीज, सॉरी 1 घंटा काम करने पे 1.20 दिया जाएगा। बट इस रेट को हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्यों? ये मेरिक प्लान है, मेरिक प्लान होता है आउटपुट बेस पे। तो हमें रेट जो है यूनिट, पीस, आउटपुट कुछ भी बोले इस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, आवरली बेसिस पे नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें एक लिंक दे रखा है कि 1 घंटे में 6 यूनिट बनता है, 1 घंटे में 1.20 देते, मतलब 1 घंटा जो वर्कर काम किया वो 6 यूनिट बनाया, और जब वो जा रहा है तो उसे हम लोग 1.20 रुपीज दे देंगे, यानी 6 यूनिट के लिए 1.20 देते हैं। तो 1 यूनिट के लिए कितना पेमेंट देंगे, कैसे कैलकुलेट होगा बोलो? 0.2 डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, 0.2 हो जाएगा। 1.20 डिवाइडेड बाई 6, ये सब तो यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड होता है ये। तो 0.20 क्या हो जाएगा रुपीज, 0.20 क्या होगा पर, ये तो दिया जाएगा लेकिन पर क्या होगा, ये क्या है, ये रुपीज है, ये यूनिट है, तो क्या हो जाएगा कंक्लूजन, per रुपीज unit. पर यूनिट। ऐसे करके ही तो कैलकुलेट होता है ना, ये रुपीज यहाँ पर लग जाएगा और ये यूनिट यहाँ पर चला जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं, मान लो है 10 रुपए और नीचे लिख दिया मैंने 5 रुपए, तो रुपए रुपए कट के ये 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर रुपीज है और नीचे यूनिट है तो रुपीज पर यूनिट हुआ ना, ये पीस होता तो रुपीज पर पीस होता। तो वही चीज को हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये इतना डिटेल्स दिखाने का जरूरत नहीं होता एग्जाम में, जस्ट तुम लोग डिवाइड करोगे तो भी होगा। लेकिन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो वो वाला लिख सकते हो जो मैंने लिखा था अभी, ₹1.2 डिवाइडेड बाई 6 यूनिट, यानी ₹0.20 पर यूनिट। अच्छा अब पेमेंट कैलकुलेट करेंगे वेजेस। तो इनको पेमेंट कितने यूनिट पे मिलेगा बताओ, मोहन को पेमेंट कितने यूनिट पे मिलेगा बोलो? 2 यूनिट। यूनिट, मोहन एक वर्कर है, उसने जितना यूनिट प्रोडक्शन किया होगा उतने यूनिट पे मिलेगा ना, कितने यूनिट पे मिलेगा? 32 करेक्ट, 32 यूनिट प्रोडक्शन किया है तो 32 यूनिट पे मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा मतलब कितना करके, रेट रेट एट द रेट कितना करके मिलेगा? ये देख, हाँ बोलो, नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा। रूल्स देखो, रूल्स देख के बोलना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं बोल सकते हो। नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा तो कितना मिलेगा बोलो, रूल्स देख के बताना है ना। नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा तो कितना मिलेगा? नॉर्मल वेज रेट क्या है? 0.2। 0.20, ठीक है। तो इनटू करके बता दो कितना होता है, ₹6.4। अच्छा नेक्स्ट ये वाला बताओ, जो राम है उनको कितना मिलेगा, कितने यूनिट पे मिलेगा और कितना मिलेगा बताओ, कितने यूनिट पे मिलेगा और कितना मिलेगा बताओ? 42 यूनिट पे। 42 यूनिट पे मिलेगा, करेक्ट। और कितना करके मिलेगा एट द रेट ऑफ?
इनका एफिशिएंसी देखो 83 से 100, ऐसे होने पे 10% अबव नॉर्मल वेज रेट, तो कितना होगा? तो नॉर्मल वेज रेट कितना है? ये वाला ना 0.22 हाँ, इस पे 10%, इस पे 10% मतलब 0.02 हाँ, तो 10% कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? ये देखो 0.20, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 10% एवब, मतलब ये तो मिलेगा ही, प्लस और भी 10% मिलेगा, ये तो मिलेगा ही और भी this one 10%। अच्छा 0.22 अच्छा 0.22 आ रहा है, तब सही है, देख लेते हैं। ये देखो 0.2 इंटू 10%, 0 प्लस यहाँ पर 0.22 करेक्ट बोले हो, 0.22 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें 110% ऑफ 0.2, तो भी 0.22 आएगा। चेक करो 110% मतलब क्या? 100 रुपए और 10 रुपए, है ना? मतलब ये रेट हो गया, ये रेट हो गया ना इस तरह से। ये लिखने से भी तो सेम ही बात है, ये लिखने से भी तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज अगर 100 रुपए उसका हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसको 110 पेमेंट करेंगे। यहाँ पर भी तो वही कंडीशन हुआ। अब देखो क्या ये कंडीशन भी सेम आंसर देता है? जरूर देगा। ये देखो हो गया 0.22। कोई भी एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जो तुम लोग को कंफर्टेबल लगे। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.22 इंटू 42 कितना आएगा? 9.24। ठीक है। अच्छा अब ये वाला बताओ कितने यूनिट पे मिलेगा और कितना मिलेगा? 50 यूनिट 50 यूनिट्स पे मिलेगा एट द रेट ऑफ, अब इनका 100% से ज्यादा था तो 20% और 30% ऑफ एबोव वेज रेट, तो दोनों ही कैलकुलेट कर लेते 20 और 30। तो एक हो जाएगा 120%। अभी सिखाया ना कैसे कर सकते हो, 120% से भी तो कर सकते हो, तो डायरेक्टली कर लो या फिर उस तरह से भी कर सकते हो। तो एट द रेट ऑफ 0 ऐसे कर लो 0.24 120% ऑफ 0.20 और 130% ऑफ 0.20, दोनों तरह से कैलकुलेट कर लेते तो 50 इंटू 0.2 का 120%, 0.24, या फिर 50 इंटू 0.2 का 130%, 0.26 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 13 रुपीज। और ये वाला कितना हो जाएगा? 50 इंटू 0.24 कितना हो 12 गया? 12। ठीक है। तो देखो समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तुम लोग को ये याद रखना चाहिए कि मेरी कौन सा सिस्टम में आता है, पीस रेट। तो ये आवरली, तो वैसे भी देखो आवर कुछ बताया ही नहीं था कि देखो 8 आवर्स मैंने स्टैंडर्ड माना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन ये तो नहीं बता रहा है ना कि इन्होंने 32, 42 और 50 यूनिट जो बनाया वो कितने टाइम में बनाया। बताना जरूरी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन तो मेरिक का है, तो ये लोग क्यों बताएगा? इन्होंने अपना जो है दो लिंक बता दिया, ठीक है, दो इंफॉर्मेशन दिया था जिसको ऐड ऑन करके, जिसको कंबाइन करके हम लोगों ने ये पता कर लिया कि एक यूनिट का पेमेंट क्या है। क्योंकि ये पीस रेट बेस्ड है, आउटपुट बेस्ड है, तो पीस रेट या आउटपुट बेस्ड पे तो हमें पर यूनिट का पता होना चाहिए, ठीक है, पर आवर का जरूरत नहीं होता है। तो क्वेश्चन किस चीज का है उसके लिए तुम लोग को जब हम बोल रहे हैं तो ये सारा चीज समझना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार देखना भी पड़ेगा कॉपी में, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला देखो। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.50। ठीक है, ये बता रहा है डेली वेज रेट, ठीक है, मतलब एक दिन काम करने का, मतलब टाइम के हिसाब से बता रहा है। क्योंकि सोचो टाइम का हम लोगों ने सीखा था डेली हो सकता है, आवरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, तो डेली मतलब टाइम बेसिस अभी तक पता चल रहा है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस चीज पे क्वेश्चन दिया है। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6 day वीक इज
200 यूनिट, मतलब 1 वीक में 7 डेज होता है, लेकिन 6 डे वीक इसीलिए बोल रहा है, एक दिन छुट्टी रहता है ना नॉर्मली संडे का, तो 6 डे वीक में 200 यूनिट प्रोडक्शन होता है, होना चाहिए। होता है कितना वो तो वर्कर पे डिपेंड करेगा। हम लोगों ने सोच रखा है कि स्टैंडर्डली एक हफ्ते में 200 यूनिट बन सकता है और 1 वीक में 6 डेज काम होता है, रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी। और कोई अगर ये परफॉर्मेंस कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे वो 100% एफिशिएंट है। फिर से समझ लो क्वेश्चन को, अगर वीकली आउटपुट 200 यूनिट है एंड 1 वीक यानी 6 डेज वर्क हो रहा है तो 100% एफिशिएंसी मान लेंगे। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस। डेली जो वेज रेट दिया जाता है उसमें कोई बोनस नहीं दिया जाता है। किनको? टू दोज वर्कर हु शो अप टू 66 एंड 2/3% ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, उनको बोनस नहीं देंगे जो 66 एंड 2/3% ऑफ एफिशिएंसी दिखाएंगे, ठीक है। बियॉन्ड दिस, मतलब 66 एंड 2/3% से अगर ज्यादा कोई एफिशिएंसी दिखाता है, इज अ बोनस पेबल, ठीक है, देयर इज अ बोनस पेबल ऑन ए ग्रेड स्केल। अच्छा, ये नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर फुल स्टॉप था, मैंने देखा नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप था कि अगर कोई 66 एंड 2/3% तक ही एफिशिएंसी दिखाएगा तो उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा, नो बोनस, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दिस, इसके अलावा भी देयर इज ए बोनस, बोनस देना है पेबल ऑन ए ग्रेड स्केल। एक स्केल इन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्केल डिसाइड किया है कि कैसे ये लोग बोनस देंगे। अगर किसी का 82% एफिशिएंसी होता है तो 5% बोनस देंगे, 90% एफिशिएंसी होता है तो 9% बोनस मिलेगा, 100% एफिशिएंसी होगा तो 20% बोनस मिलेगा। ये एक स्केल है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी बोल रहा है। इसके बाद भी 100% के बाद भी अगर किसी का एफिशिएंसी 1% भी इंक्रीज होता है, 1%, जैसे 100 प्लस 1, 101% अगर किसी का एफिशिएंसी होगा तो हर वो 1% इंक्रीज के लिए अबव 100 1% फर्दर राइज इन द एफिशिएंसी, ठीक है, 1% करके और भी ज्यादा पेमेंट किया जाएगा। ये देखो, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% करके बोनस बढ़ा देंगे फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। जैसे इसका मतलब समझो, अगर किसी का 66 एंड 2/3% तक एफिशिएंसी है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर कोई 82% एफिशिएंसी दिखा रहा है तो उसे 5% बोनस मिलेगा। बोनस किस पे मिलता है? नॉर्मल वेज का। ये बोला नहीं है तो क्या हुआ, हमें खुद एजम्पशन लेना पड़ेगा, हमें तो पता है ना, कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल वेज, नॉर्मल वेजेस का 5% बोनस मिलेगा। 90% एफिशिएंसी दिखाया जाएगा तो 9% ऑफ नॉर्मल वेज रेट बोनस मिलेगा। 100% दिखाएंगे तो नॉर्मल वेज रेट का 20% मिलेगा। लेकिन अगर कोई 2% दिखा दिया तो क्या उसे बोनस नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका नीचे बताया है कि इसके बाद 100% में अगर 1% भी एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो उसका बोनस 1% करके बढ़ जाएगा। हर 1% बढ़ने पे बोनस भी 1% करके बढ़ेगा। इस लैंग्वेज का ये मतलब होता है। इन ए 6 डे वीक ए प्रोड्यूस्ड, ए मतलब एक वर्कर 180 यूनिट, बी प्रोड्यूस्ड 164 यूनिट, C produced 200 unit, D 208 and E 130. Calculate the earning of those workers. तो यहाँ पर हमें ना मेरिक ना हेल्थ से, मतलब हेल्थ से अभी तक करवाया नहीं है, जो भी हो, ना मेरिक बोला है ना हमें टेलर्स बोला है, कुछ अलग से नहीं बोला है। क्वेश्चन ही अपना अपना एक अलग अलग स्लैब वगैरह दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करके उनको बताना है कि वर्कर का जो है कैसे पेमेंट होगा, ठीक है, कितना अर्निंग होगा हर एक वर्कर का, ये हम लोग को बताना है। तो ठीक है, वर्कर को क्या क्या मिलेगा बोल सकते हो? यहाँ पर वर्कर को एक्चुअली क्या क्या मिलेगा, जैसे सैलरी होता है, बोनस होता है, ये वेजेस, हाँ, क्या क्या बोनस, मिलेगा? वेजेस बोनस और, बोनस। हाँ, नॉर्मल वेजेस और बोनस, ये दो चीज मिलेगा, ठीक है। तो पहले नॉर्मल वेजेस पता होगा तो बोनस हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी, 5%, 9%, 20% और ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके ही तो उनका बोनस डिसाइड करेंगे। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि सबका एफिशिएंसी लेवल कितना कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, 4 वर्कर हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन है, देखो एफिशिएंसी आउटपुट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो एक दिन में एक वीक में 200 यूनिट आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, एक वीक में 200 यूनिट आउटपुट होना चाहिए। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड है और एक्चुअली आउटपुट कितना हुआ है, इन्हें 6 डे वीक ए का आउटपुट दे दिया है, बी का आउटपुट दे दिया है, सी और डी का, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड आउटपुट लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट लिख लेते हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसी बाद में लिखेंगे। ये देखो इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, तो जब भी कॉपी देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि कैसे डिसाइड किया गया है, 6 वीक डेज के हिसाब से, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 6 वीक डेज के हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए 200 यूनिट। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, 200 200 200। एक्चुअली आउटपुट कितना है, देखो जब कंपेयर होता है इक्वली में कंपेयर होना चाहिए। तो ये अगर 1 वीक फॉर 6 डेज का रिजल्ट है तो ये भी 1 वीक फॉर 6 डेज का ही होना चाहिए। क्या क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। इन ए 6 डे वीक ए प्रोड्यूस 180, तो ए का 180, बी का 164, 180 164, उसके बाद 200 208। अच्छा मैंने ई भी है क्या, अच्छा ई भी है, 200 208 और 130 ई भी है, ठीक है, यहाँ पर ई लिख लेते हैं। और एक वर्कर था। अच्छा अब बोलो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी तो किया था ना ऐसा ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। बोलो आउटपुट पता चल गया, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, है ना। बोलो कितना कितना होगा, कितना 90%. 90%। अच्छा यहाँ पर बताओ, एक्चुअल आउटपुट 164 आउट ऑफ 200, 82%. 82%। ये तो 100% दिख रहा है, 200 टारगेट था, 200 ही बना लिया, 100%। फिर ये वाला ज्यादा, 104%. 104%। इनका कम हो जाएगा, ये वाला कम, 65%. 65 ना, 65%, ठीक है। अब कैसे पेमेंट करना है उसके लिए हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे ही हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे वेजेस, ठीक है, टोटल अर्निंग लिखे पहले या नॉर्मल वेजेस लिख लेते पहले, फिर बोनस लिख देंगे। नॉर्मल वेजेस लिख लेते हैं पहले, नॉर्मल वेजेस कितना करके मिलेगा, देख लेते हैं। देखो नॉर्मल वेजेस बोला है, ये देखो डेली का 2.50, ठीक है, डेली का 2.50। तो एक हफ्ते का पूरा डिटेल्स कर रहे हैं, 1 वीक में कितना दिन काम हुआ है, 6 दिन. 6 दिन। तो 2.50 कर, हाँ 2.50 करके 15 हो कितना, जाएगा. तो यहाँ पर ए कॉलम के नीचे लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे 6 इंटू 2.5। ये सभी का होगा, बोलो ये सभी का होगा कि नहीं, ये तो सभी का इक्वल होगा। एक काम करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6 इंटू 2.5, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, सब जगह पे कितना हो जाएगा 15 15 15 15, सभी को 15 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स हो गया। अब बोनस, बोनस ठीक है, बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, बोनस का स्लैब देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोलो 5% बोनस किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जिसका एफिशिएंसी 82% तक है। पहले चेक कर लेते हैं किसको 5% बोनस मिलेगा, नीचे नीचे लिख देंगे। तो ऐसा कर लेते हैं ताकि दिखे, और मुझे बताओ कि बी को. किसको 5% बोनस सिर्फ और सिर्फ बी को मिलेगा, बी को मिलेगा 5%, 5% मिलेगा। 5% ऑफ क्या होता है, नॉर्मल वेजेस, चेक कर लेते हैं। और किसी को मिलेगा 80 टू 100 नहीं, ये सब तो ये वाला, ये भी तो अप टू कितना है, ई को नहीं मिलेगा, ई का भी तो 82% तक ही है, इसका मतलब अप टू हो गया ना, ई का नहीं होगा। ओ ई का तो अच्छा अप टू नहीं है, सॉरी सॉरी, अप टू नहीं, 82% दिखा है। अच्छा 60 ये वाला बोल रखा था ना, 66 एंड 2/3% तक कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो बोलो
इसका क्या करें, ई को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको क्या लिखना चाहिए, नहीं मिलेगा, नोट है। नहीं मिलेगा, नो बोनस है ना। यहाँ पर और एक ₹15 होना चाहिए था, ये नहीं दिख रहा था। अच्छा ये देखो, हम बड़ा कर देते स्क्रीन को, यहाँ पर हो जाएगा नो बोनस, ठीक है, इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं, उधर देखने का भी जरूरत है, इनका कोई बोनस नहीं होगा क्योंकि अप टू 66 एंड 2/3%, तो ये तो 65% ही था, तो इसको बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल वेजेस मिलेगा। इनको 5% मिलेगा, बाकी का देखो 90% है। अच्छा बाकी देखते हैं ऐसे, अच्छा देखो अगर 90% होगा तो 9%, तो किसको किसको 9% मिलेगा, ये 9% होगा, और ये सब तो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा 100% होने से 20% किसको मिलेगा, कोई ऐसा है जिसको 20% मिलेगा, सी। सी, ठीक है, सी को, ये वाला ना 8 जैसा दिख रहा है तुम लोगों को, अगर 8 नहीं है, हाँ वो लिखते हुए हो गया, ये 100%, 200/200 था ना, करेक्ट सी। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 20% ऑफ नॉर्मल वेजेस, और इनको कितना मिलेगा, ये कौन है, ये है ए बी सी 24%। डी को कितना मिलेगा 24%। अच्छा देख लो, डी का 100% होने से 20% मिलेगा, तो 100% तो है, तो 20% तो मिलेगा, प्लस हर 1% ज्यादा, 100% से कितना परसेंट ज्यादा है, 4%, हर 1% ज्यादा होने के लिए 1% बोनस मिलेगा, तो 4% ज्यादा होने के लिए 1 into 4, 4% ज्यादा मिलेगा, तो 20% तो मिलेगा ही, क्योंकि 100% तो कवर कर ही रहा है, प्लस 4% यानी कि 24% ऑफ नॉर्मल वेजेस मिलेगा। अब नॉर्मल वेजेस तो चेक कर चुके हो, बस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो बोनस कितना हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया बोनस, रुपीज लिख लेते, रुपीज में कैलकुलेट कर लेंगे, तो नॉर्मल वेजेस कितना है 15, तो 9% ऑफ 15 जितना होगा उतना, $1.35, ठीक है, 1.35 टोटल अर्निंग पूछा था, टोटल अर्निंग बताओ, ठीक है, टोटल अर्निंग पूछा था, तो टोटल अर्निंग कितना होगा, ए का बताओ, टोटल अर्निंग कितना होगा, क्या क्या मिलेगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो कितना होगा 15 प्लस ये वाला 16.35 है ना, ये देखो 16.35। अच्छा 5% ऑफ नॉर्मल वेजेस, तो 5% ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 0.75, और प्लस 15 रुपीज, तो 15.75 टोटल अर्निंग, 20% ऑफ नॉर्मल वेजेस यानी 20% ऑफ 15, ₹3, 3 प्लस 15, 18 रुपीज, ठीक है, 18 रुपीज हो गया। अच्छा अब ये वाला 24% ऑफ 15 कितना होता है, 3.6। अच्छा 3.6 प्लस 15, 18.6, और बोनस कुछ नहीं था, तो इनका अर्निंग कितना होगा, अगर इनका कुछ बोनस नहीं था तो ये कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो फिर कितना होगा अर्निंग, सिर्फ और सिर्फ 15। ₹15, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज, जो कि नॉर्मल वेजेस था, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहे हैं, workmen of a particular grade working on 8 hours shift duty are guarantees a wage of ₹32 बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रेड के वर्कर है जो एक शिफ्ट मतलब क्या होता है, मतलब वो टाइम का एक सिस्टम है ना, 8 आवर्स मतलब शिफ्टिंग होता है ना, उसी तरह से, तो 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, मतलब एक पूरे दिन में 8 घंटा, उसको बोलते हैं 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी। आर गारंटीज, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो गारंटी है कि उन्हें ₹32 वेजेस मिल जाएगा, मतलब 8 आवर्स काम करने पे ₹32 मिलेगा।
एन इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब क्या होता है, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए नॉर्मल वेजेस से जो ज्यादा पेमेंट होता है वही इंसेंटिव। एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। बोल रहा है इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से क्या बोला गया है, इंसेंटिव स्कीम को लाया गया है, इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू, जिसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्नड, बोनस दिया जाएगा किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से चेक करके उसके प्रोपोर्शन में बोनस सॉरी इंसेंटिव दिया जाएगा, बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड। मतलब नॉर्मल सा बात है, एक तरह के ग्रेडेड वर्कर है जिनको 8 आवर्स काम करने पे 32 रुपीज दिया जाता है, इनको एक इंसेंटिव स्कीम में डालने का कोशिश किया गया है, बोला गया इनके लिए एक नया इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर बोनस दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस लेवल के प्रोपोर्शन के हिसाब से, लेकिन 100% परफॉर्मेंस पहले पूरा करना पड़ेगा, अगर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी इंसेंटिव दिया जाएगा, ऐसा यहां तक बोला है। For workmen ABCD produce 48, 60, 75, 90 units respectively in 6 hours working on a job. 6 आवर्स काम करके इतना 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 प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, विच हैज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 मिनट्स पर यूनिट। बोल रहा है जो काम इन्होंने करके दिखाया है वो काम अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करे तो वो स्टैंडर्ड टाइम ऐसे डिसाइड किया गया था 6 मिनट्स पर 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने में लगता है 6 मिनट्स, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा बता सकते हो, 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 1 घंटा मतलब कितना 10 यूनिट 10 यूनिट बनेगा, क्योंकि 1 घंटा 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। तो अगर 6 मिनट्स में 1 यूनिट बनता है तो 1 मिनट्स में कम ही बनेगा, कम मतलब डिवाइड होता है, तो 60 मिनट्स में कितना बनेगा 60/6 यानी 10 यूनिट्स बनना चाहिए। 10 यूनिट 60 मिनट यानी कि 1 आवर का हम लोगों ने कैलकुलेशन दिखाया, 1 आवर में 10 यूनिट्स बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका जो ये जो आउटपुट है ये तो 6 आवर्स का दिया गया है, 6 आवर्स का, तो 6 आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आउटपुट होना चाहिए ये बोलो। छह मिनट में 1 यूनिट। हाँ वो तो है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो वर्कर है ना ABCD, इन्होंने 6 घंटे में कितना काम किया है, 6 आवर्स में कितना काम किया है वो दिया हुआ है, तो इनका एक्चुअल आउटपुट 6 आवर्स बेसिस पे है, तो हमें भी स्टैंडर्ड आउटपुट को 6 आवर्स बेसिस पे चेक करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला बट 1 आवर का निकाला ना, 6 आवर्स का नहीं, तो 1 आवर में अगर 10 यूनिट बनेगा तो 6 आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना 60 बनना यूनिट 60 यूनिट बनना 60 चाहिए था। हाँ, अब ए ने कितना बनाया 48, तो ऐसे ही बोलो ए एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा बी ने बनाया 60 तो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा होगा। नहीं, यहाँ पर 100% तक कोई मतलब एफिशिएंट नहीं, 100% काम कर रहा है, 100 से ज्यादा होगा तब एफिशिएंट मानेंगे ना, क्योंकि 100% तक यहाँ पर कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा ऐसा बोला है। तो ये 75 और 90 ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब सी और डी, अच्छा होगा हाँ सी और डी का ज्यादा दिखेगा, मतलब बियॉन्ड 100% दिखेगा, क्योंकि 100% उसका होगा जो 60 यूनिट एग्जैक्ट 60 यूनिट बनाएगा, 60 से कम होगा तो वो 100 से कम हो जाएगा, 60 से ज्यादा होगा तो वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग 2 आवर्स, अब देखो रिमेनिंग 2 आवर्स क्यों बोल रहा है, एक्चुअली इनको जो काम दिया गया था वो तो 8 आवर्स का दिया गया, इन्होंने 6 आवर्स काम किया और बाकी जो 2 आवर्स बच गया उसका क्या है, देखो 2 hours of shift are spent in doing unmeasured work for which no incentive bonus can be paid। मतलब बोला जा रहा है कि जो बाकी 2 घंटा, इनको एक्चुअली 8 घंटे जो काम करने के लिए रखा गया था ना, इन्होंने वही काम 6 घंटे में कर डाला, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन बाकी जो 2 घंटा बच रहा है उसको इन लोगों को छुट्टी नहीं मिला, उनको काम करवाया गया, लेकिन जो अनमेजर्ड वर्क था, अनमेजर्ड मतलब जो इस काम के अंडर नहीं आ रहा है, मतलब जैसे होता है ना कोई काम करने आया है, मान लो कभी तुम लोग अगर देखे हो तो कोई स्टाफ वगैरह किसी के घर पे भी होगा तो देखो ऐसा होता है कि मान लो 2 घंटे का काम था, उसने जल्दी
जल्दी करके 1 घंटे में कर 1-1.5 घंटे में कर लिया, तो फिर जो उनका काम नहीं होता है बाकी आधा घंटे में वो भी करवा सकता है कोई अगर चाहे तो। ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई वर्कर प्रोडक्शन के लिए आता है, ठीक है, उसका काम ये नहीं है स्टॉक काउंट करना, लेकिन उसने आज अपना प्रोडक्शन काम 15 मिनट आगे ही खत्म कर दिया, तो हो सकता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन से ये बोल दिया अभी तो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है जाने का, तुम एक काम करो ये स्टॉक थोड़ा काउंट कर दो 15 मिनट में। अनमेजर्ड वर्क मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता है, ऐसे ही कुछ काम करवा लिया 2 घंटा बचा हुआ था तो, ठीक है। अनमेजर्ड वर्क फॉर विच इसके लिए कोई बोनस इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड। फाइंड ईच वर्कमैन, हर एक वर्कर के लिए क्या कैलकुलेट करने बोला है। पहला, द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है वो बताओ। टोटल अर्निंग फॉर द डे, तो पहले पॉइंट ए कर लेते हैं, पहले पॉइंट ए कर लेते हैं। परफॉर्मेंस लेवल पूछा है तो परफॉर्मेंस लेवल मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे ना। परफॉर्मेंस लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आउटपुट और जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ए बी सी डी, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 6 आवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट देखो, स्टैंडर्ड टाइम भले ही 8 आवर्स था, क्योंकि उन्होंने 6 आवर्स में ही वो काम पूरा कर लिया, तो हमें अब स्टैंडर्ड 6 आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसीलिए और भी करना पड़ेगा क्योंकि बाकी 2 आवर्स हम लोगों ने उनसे कुछ अनमेजर्ड काम करवा लिए, ठीक है, मतलब वो इस काम के साथ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उसका। तो 6 आवर्स का स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी सिखाया था, देखो फिर से एक बार बता देते कैसे कैलकुलेशन किया। 6 मिनट्स में, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 6 मिनट्स में 1 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। 6 मिनट्स में अगर 1 यूनिट बना सकते हैं तो 1 मिनट में 1/6, और 60 मिनट्स में कितना यूनिट बना सकेंगे, 60 यूनिट्स में 60 मिनट्स में, ये देखो अगर तुम लोग चाहो तो ये मिनट्स ऐसे लिख लो, 60 मिनट्स में 10 यूनिट्स बनेगा, ठीक है। और 10 यूनिट्स बनेगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि 6 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, तो 60 मिनट्स यानी 1 घंटा, 1 घंटे में 10 यूनिट, तो 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कैलकुलेट करोगे तो ये 60 क्या होगा, आंसर क्या होगा, मिनट्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 10 यूनिट्स हो जाएगा, 10 यूनिट्स इंटू 60, नहीं यूनिट, हाँ यूनिट, ये यूनिट हो जाएगा 60 60 60। इसको चाहो तो तुम लोग वर्किंग नोट करके भी कर सकते हो। एक्चुअल आउटपुट फॉर 6 आवर्स, ये तो गिवन होगा 48 60 75 90। परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस लेवल तो कितना प्रोडक्शन करने बोला था, कितना किए हैं बोला तो था ऐसे, स्टैंडर्ड आउटपुट और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट, और इंटू 100 करेंगे परफॉर्मेंस लेवल पता चल जाएगा। तो 48 यूनिट ही बना पाया 60 में, तो परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पर 60/60 100% परफॉर्मेंस लेवल, यहाँ पर 75/60 मोर देन 100% हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और 90/60, अच्छा बताओ कोई कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तो हम लिख देंगे 100%, बाकी तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 48/80, 80%। अच्छा, और ये तो मोर देन 100 होगा 75, 125, और ये वाला भी मोर देन 100 होगा 150। 150%। तो ये हो गया परफॉर्मेंस लेवल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाला था पहला क्वेश्चन, परफॉर्मेंस लेवल अचीव। टोटल अर्निंग, अर्निंग बोलो क्या क्या अर्निंग मिलेगा वर्कर को, पहले वो सेट कर लो दिमाग में कि क्या क्या पेमेंट मिल सकता है। वेज और बोनस। नॉर्मल वेजेस मिलेगा, और क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई इंसेंटिव स्कीम का जो रूल्स है उसके अंडर आ जाएगा, मतलब रूल्स क्या है, 100% से ज्यादा काम करने से इंसेंटिव मिलेगा, तो इंसेंटिव मिलेगा, नॉर्मल वेजेस मिलेगा,
और अनमेजर्ड वर्क जो किया, मतलब ये किसके ऊपर मिलेगा, ये तो 6 आवर्स बेसिस पे मिलेगा ना, क्योंकि 6 आवर्स में उन लोगों ने वो काम किया जिस काम के लिए वो लोग आए थे, ठीक है। 8 आवर्स में उन्होंने दो तरह से काम किया, एक तो 6 आवर्स काम किया जिसमें उन लोगों ने जो काम लिया था वो पूरा कर दिया अपने अपने हिसाब से, कोई एफिशिएंटली किया कोई इनएफिशिएंटली किया, और जो एफिशिएंटली किया होगा उसको इसके साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। और जो 2 आवर्स काम हुआ उसके लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा लेकिन नॉर्मल वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल वेजेस, इसके लिए नॉर्मल वेजेस प्लस इंसेंटिव, लेकिन इंसेंटिव उन्हीं को मिलेगा जो 100% से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस होगा, ठीक है। तो एक 6 आवर्स का और एक 2 आवर्स का, अलग अलग भी कर सकते हो एक साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं वेजेस फॉर मेजर्ड वर्क मतलब 6 आवर्स, कितना करके मिलेगा 6 आवर्स के लिए। पहले देखो वेजेस कितना है, यहाँ पर बता दिया था 8 आवर्स करने से 32 रुपीज मिलता है, तो 1 आवर्स का कितना मिलता है उसी के हिसाब से 6 आवर्स का कैलकुलेट करेंगे। अगर 32 रुपीज मिलता है 8 आवर्स काम करने के लिए, तो पर आवर कितना मिलता होगा, बोलो। ये तो 4 रुपीज, 32 रुपीज, ये तो यूनिटरी मेथड करना चाहिए ना तुम लोग को। 8 आवर्स के लिए 32 रुपीज, 1 आवर्स के लिए सॉरी आवर रुपीज, रुपीज 4 पर आवर, ठीक है। इस बेसिस पे मिलेगा। ये तुम लोग वर्किंग नोट ये सब बना लो पीछे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो 4 आवर्स करके 4 रुपीज 4 आवर्स करके मिलेगा, ये देखो। तो वर्क दैट इज फॉर 6 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4, तो कितना करके मिलेगा सबको 24 24 24 एंड 24, ये सभी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सभी ने 6 घंटा काम किया है। अब बोनस किसको मिलेगा वो देखो, मतलब बोनस नहीं, यहाँ पर है इंसेंटिव। इंसेंटिव किसको मिलेगा, जिसका 100% से ज्यादा काम हुआ है। तो बोलो किसको किसको इंसेंटिव मिलेगा, इनको तो नहीं मिलेगा, 80% वालों को नहीं मिलेगा, 100% वालों सी को और डी मिलेगा, सी और डी को मिलेगा, नहीं। इसको भी नहीं मिलेगा। 100% तक होगा तो नहीं मिलेगा, तो बाकी इन दोनों को मिलेगा। अच्छा, इनका इंसेंटिव कैलकुलेट करो, कैसे मिलेगा इंसेंटिव। यहाँ पर incentive scheme is in operation according to which production bonus is earned directly proportional to the performance। directly क्या कैसे हो जाएगा, proportion to the performance मिलेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस देखो इसको कितने परसेंट पे बोनस मिलना चाहिए। अगर 100% तक काम करने पे कोई बोनस नहीं मिलता है तो ये वाला जो दिख रहा है तुम लोगों को, बोलो ये देख के तुम लोग क्यों बोले बोनस मिलेगा, क्योंकि इसने कितना ज्यादा काम किया है। फिर तो इसको भी मिल 25% ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस लेवल के प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक है। तो 25% बोनस मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, क्योंकि 100% तक तो मिलता नहीं है ना, इसको 50% एंड 25% एंड 50% ऑफ क्या किसके ऊपर मिलेगा, कुछ नहीं बोलेंगे तो किसके ऊपर, अभी अभी किया था कुछ नहीं, नॉर्मल वेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा, नॉर्मल वेजेस है 24 इंटू कितना हो जाएगा 25, 25%। हाँ, और 24 इंटू 50%, तो ये हो गया ₹6, ये हो जाएगा 12, डबल हो जाएगा ना, 25 है 50 है डबल 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल अर्निंग बताओ, टोटल अर्निंग कितना कितना होगा। तो ए को क्या क्या मिला, ए को मिलेगा नॉर्मल वेजेस और कुछ नहीं मिला, तो ए का टोटल अर्निंग, ओ अच्छा वो 2 घंटे का काम तो लिखा नहीं मैंने, वो बोला लेकिन लिखा नहीं, वो भी लिखना पड़ेगा। ये टोटल अर्निंग तो बाद में लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेजेस फॉर अनमेजर्ड वर्क। ये देखो मेजर्ड लिखा था ना, वेजेस फॉर अनमेजर्ड वर्क, क्योंकि उनको छुट्टी तो नहीं दी है ना कि ठीक है 8 घंटे का काम 6 आवर्स में कर दियो तो घर चले जाओ, ऐसा तो नहीं बोला ना, हम लोगों ने काम करवाया उनसे। तो दैट इज फॉर 2 आवर्स एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, ये कितना करके पेमेंट करेंगे, नॉर्मल वेज रेट 4 रुपीज करके। तो सबका कितना हो जाएगा 8 8 8 8, ठीक है। अब टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल अर्निंग बताओ अब कितना कितना होगा, ए का कितना हुआ 24 + 8 कितना हो जाएगा
32, ठीक है। डी प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ होगा एक्चुअली टोटल अर्निंग, जिसका ई 0 है 0 ऐड होगा। 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 32। 24 प्लस 8, 32 प्लस 6, 38। 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। देखो क्या बोला है, ए वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट, मतलब कितना टाइम किसी ने काम किया है उस पे एक स्टडी किया गया, ठीक है। और देखा गया कि इन ए फर्म फॉर 10 आवर्स, ठीक है, मतलब कितने टाइम का ये स्टडी किया गया, 10 आवर्स काम होने पे कितना काम होता है उसका एक मेजरमेंट किया गया। एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज जेनरेटेड, और ये देखा गया कि ये कुछ इंफॉर्मेशन मिला कि 10 घंटे काम करके 350 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, आइडल टाइम बिताया गया 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग था 120% और अलाउंस टाइम था 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो आइडल और अलाउंस में फर्क क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो मुझे बोलो कि आइडल टाइम और अलाउंस टाइम में डिफरेंस क्या होगा? आइडल टाइम का मतलब क्या होगा, अलाउंस टाइम का मतलब क्या होगा? आइडल टाइम का मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करने की जगह चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये आइडल टाइम हो गया, ठीक है। अलाउंस टाइम का मतलब जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन वैसे 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए लेकिन हम तुम लोग को 10 मिनट देते हैं, तो ये हो गया अलाउंस टाइम, है ना। 5 मिनट में हो जाना चाहिए मतलब स्टैंडर्ड टाइम, बट हम तुम लोग को और भी 5 मिनट देते हैं यानी 10 मिनट। इसलिए देखो अलाउंस में लिखा हुआ है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अलाउंस मतलब जो खुद से दिया जाता है, कौन देगा? जहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब जिसके अंडर परफॉर्मेंस देना है चाहे वो कोई भी हो वो देंगे, वो अलाउंस करेंगे। अलाउंस मतलब छूट, ठीक है, छूट देना। तो अलाउंस दिया गया है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, मतलब जो भी टाइम लगेगा उसका 10% और एक्स्ट्रा ले सकते हो। आइडल टाइम मतलब जैसे क्वेश्चन करने की जगह बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये हो गया आइडल टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो ये 15% आइडल टाइम चला गया। अब परफॉर्मेंस रेटिंग 120% का मतलब बोलो कि ये अंडर परफॉर्मेंस काम हुआ कि ओवर परफॉर्मेंस हुआ? बोलो, अगर परफॉर्मेंस रेटिंग 120% है तो ये काम कैसा हुआ, अंडर परफॉर्मेंस हुआ कि मोर देन, मतलब 100% होने का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा हुआ कि अच्छे से ज्यादा हुआ? बोलो, अगर कोई 120% करके दिखाता है कोई भी काम का तो वो क्या अंडर परफॉर्मर है या फिर एफिशिएंट है? हाँ बोलो, अंडर परफॉर्मर है कि एफिशिएंट? एफिशिएंट है ना, मोर परफॉर्मर है 120%, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग को पूछा क्या है, ये सब तो बता दिया, हम लोग को पूछा है कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क बताओ, इस काम का स्टैंडर्ड टाइम बताओ, ठीक है। ये जो 10 आवर्स काम होने पे ये सब हुआ, ये तो एक्चुअली में हुआ, ये तो एक्चुअली में हुआ। कैसे पता चला? ये मेजरमेंट स्टडी से देखे कि 10 घंटे का एक काम दिया गया था जिसका ये सब डिटेल्स निकल के आया, बट यही वाला काम जो दिया गया है उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था ये पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मतलब मान लो कि स्टैंडर्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया और 20 मिनट हो गए और मुझे ये डिटेल्स मिला कि कितना क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आइडल टाइम बिताया, कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया, कितना अलाउंस मैंने दिया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर कोई एकदम सही तरीके से करता तो उसको कितना टाइम लगता, वही चीज यहाँ पर हम लोग को करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, टोटल टाइम फॉर द टास्क। इसको हम लोग एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्यों मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे, ये जब बीडॉक्स मेथड कर बताएंगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली बीडॉक्स मेथड का ये क्वेश्चन है, मैंने बीडॉक्स मेथड बोला नहीं है क्योंकि वो सिक्वेंशियली बोलेंगे, इसके बाद इमर्सन, उसके बाद बीडॉक्स पॉइंट आएगा, ठीक है। बीडॉक्स पॉइंट अभी बता देते हैं, चलो बीडॉक्स पॉइंट बता देते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा।
ये देखो एक बार बीडॉक्स वाला बता देते हैं, बीडॉक्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम ये वाला बता देते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे क्वेश्चन तो तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब ये बीडॉक्स क्या हो रहा है, इसको कंफ्यूज मत हो जाओ। ये देखो यहाँ पर बता रहे हैं हम लोगों ने कहाँ तक किया था, ये देखो टाइम बेस्ड आउटपुट बेस्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ये वाला अभी तक नहीं करवाए। ये मेथड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट में गांट टास्क एंड बोनस सिस्टम होता है, और उसके बाद यहाँ इसी के अंडर आता है बीडॉक्स सिस्टम, ठीक है, इसी के अंडर बीडॉक्स सिस्टम आता है। तो ये हम कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट अभी करवाएंगे, लेकिन एक बार बीडॉक्स मेथड समझा देते हैं ताकि तुम लोग ये समझ जाओ क्यों इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन तो आवर्स में था। तो ये वाला देखो बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम क्या होता है। बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू से हम लोग वर्कर लोगों को वेजेस देते हैं, और ये टाइम एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम है। ये 3 इसीलिए लिखा क्योंकि इसके आगे 2 सिस्टम और भी होगा। तो तुम लोग एक पूरा पेज ही छोड़ दो, वहां पर 2 पॉइंट लिखवाने के बाद ये लिखवा, ज्यादा नहीं, एक पेज छोड़ोगे तो हो जाएगा, ये 3rd पॉइंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बीडॉक्स मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग टोटल वर्क को, ठीक है, टोटल काम जितना भी है उसको अगर हम लोग मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे, कैसा भी काम दिया हुआ रहे, अगर हम लोग उसको मिनट्स में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम में हम लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, और एक एक मिनट को बोला जाता है यहाँ पर बीडॉक्स पॉइंट, बीड या बीडॉक्स, ठीक है। और इसको ना बीज भी बोलते हैं, बीज ऐसे बोला जाता है, बीज, बीडॉक्स का बी, ठीक है। बीडॉक्स पॉइंट मतलब एक एक मिनट, अगर हम लोग काम को मिनट्स में ट्रांसफर करते हैं तो एक एक मिनट को बोला जाता है बीडॉक्स पॉइंट, ठीक है, एक एक मिनट को बीडॉक्स पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब मिनट्स को हम लोग कितने तरह से ट्रांसफर करेंगे, ये जो काम का टोटल मिनट्स है इसका 2 बाइफर्केशन होगा, ठीक है, एक होता है वर्किंग टाइम और एक होता है रिलैक्सेशन मतलब अलाउंस, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैंने बोला ना अलाउंस था ना इस क्वेश्चन में, तो ये टोटल टाइम में कितना हम लोगों ने काम किया, कितना रिलैक्स किया, ठीक है। और ये पॉइंट का मतलब होता है आउटपुट, और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कितना आउटपुट दिया। तो अगर क्वेश्चन अब देखोगे ना, ये देखो क्वेश्चन अब देखोगे, अब और भी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर आउटपुट भी दे रखा है यूनिट में, अलाउंस टाइम भी दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर भी कैसे दिया जाता है, एफिशिएंसी के बेसिस पे दिया जाता है, और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड बीज मतलब स्टैंडर्ड मिनट्स या बीडॉक्स पॉइंट या बीज, ठीक है, जो भी बोलो, स्टैंडर्ड बीज जो है वो अगर लेस देन एक्चुअल बीज है या फिर एक्चुअल बीज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड बीज, जो भी लिखो, मतलब एक्चुअल टाइम ज्यादा है स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है। तो टाइम रेट तो मिलेगा ही, प्लस 75% ऑफ टाइम रेट, ऐसे पेमेंट होता है। तो यहाँ पर वैसे हमें पेमेंट नहीं कैलकुलेट करने बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है स्टैंडर्ड टाइम बता दो, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम बता दो, पेमेंट नहीं बोला है। लेकिन मैंने ये बताया तो पूरा ही बता दिया। बीडॉक्स पॉइंट के हिसाब से, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम में पेमेंट कैसे किया जाता है, टाइम रेट जो होगा वो प्लस 75% ऑफ टाइम रेट, इस पे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मतलब पेमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये इतना याद रखना नेसेसरी नहीं है। बट हाँ, छोटा मोटा एमसीक्यूज वगैरह के लिए या छोटा छोटा थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये हेल्प हो जाएगा। बाकी बीडॉक्स पॉइंट में हम लोग पूरे काम को मिनट्स में ट्रांसफर करके करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पर कि टोटल टाइम जो है वो है 10 आवर्स, क्योंकि 10 आवर्स का स्टडी किया गया था। देखो 10 आवर्स का स्टडी किया गया था, मेजरमेंट स्टडी, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे तो 10 आवर्स इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है, 10 आवर्स इंटू 60 मिनट्स तो कितना हो गया, 600 मिनट्स, ठीक है। अब लेस करेंगे आइडल टाइम, क्योंकि इतना टाइम काम नहीं हुआ है, एट द रेट ऑफ 15%। देखो आइडल टाइम कितना है 15%, तो 15% लेस कर दो, 600 का 15% कितना हो जाएगा 90 मिनट। अब अगर हम लोग 10 घंटे का करते हैं ना 1.45 होता तो भी ठीक है, हो जाता, बाद में भी मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 510,
510 मिनट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअली इतना टाइम काम हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल टाइम कितना होगा, नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए था इस काम को करने के लिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्चुअली 600 मिनट्स काम हुआ, उसमें 90 मिनट्स आइडल बिता दिया गया है, तो एक्चुअली 510 मिनट्स काम किया गया है। बट इसी काम को अगर नॉर्मल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम जो भी बोलो, नॉर्मल टाइम या मतलब यहाँ पर नॉर्मल टाइम लिखने से ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, नॉर्मल इस काम को करने के लिए टाइम लगेगा ऐसे, क्यों बता रहे हैं, देखो क्यों ऐसा लिखा मैंने, देखो यहाँ पर बोला है परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, 120% का मतलब ये हो गया कि जो काम दिया गया था, ठीक है, उसको उससे ज्यादा काम किया गया है उस टाइम में। जैसे मान लो मैंने 3 आवर्स दिया था तुम लोग को 5 क्वेश्चन लिखने के लिए, लेकिन मैंने वहां पर और मतलब और रहता है ना क्वेश्चन में, 1 ये वाला क्वेश्चन करो, 1 का मैंने ए बी सी दे दिया, तो मैंने बोला 1 का ए बी सी में से कोई भी 2 करो, ठीक है, और मैंने 3 घंटा टाइम दिया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, 3 घंटे में तीनों क्वेश्चन ही लिख डाला। मतलब तुम लोग का परफॉर्मेंस लेवल 100% से ज्यादा है, क्योंकि मैंने मेजर किया था कि 3 घंटे में 2 ही लिख सकते हो, लेकिन कोई अगर 3 लिख के दे दिया है तो उसका परफॉर्मेंस रेटिंग हाई है, तो परफॉर्मेंस रेटिंग 20% ज्यादा दिख रहा है ना। तो नॉर्मली इस काम को करने के लिए तो 3 ही घंटा लगता है, कोई ज्यादा स्पेशल होगा तभी वो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन लिख दिया, तो नॉर्मली लोगों को उतना क्वेश्चंस लिखने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए था नॉर्मल लोगों को, क्योंकि सब कोई एफिशिएंट नहीं होता है। तो कोई स्पेशल स्टूडेंट था जिसने 3 घंटे में तीनों क्वेश्चन लिख डाला, जबकि बाकी सभी ने 3 घंटे में 2 ही क्वेश्चन लिख पाया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग 120% का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसका मतलब नॉर्मली लोगों को कितना टाइम लगेगा। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए बी सी, 3 क्वेश्चन लिखने में मैंने टाइम दिया है 3 आवर्स, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन लिखने का मैंने 3 आवर्स सोचा है, मतलब 1.5 घंटा मैंने एवरेज किया है एक एक क्वेश्चन पे। लेकिन अगर कोई 3 घंटे में ही मुझे 3 क्वेश्चन लिख के दे देता है जो मैंने सोचा नहीं था, मतलब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन नॉर्मल लोगों को ये 3 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा, बोलो नॉर्मल लोगों को 3 क्वेश्चन लिखने में और 1.5 घंटा लगेगा, और 1.5 घंटा एक क्वेश्चन के लिए, मतलब 4.5 घंटा लगना चाहिए, 4.5 घंटे का काम 3 घंटे में हो गया, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल टाइम निकालना है कि नॉर्मल टाइम कितना होगा, यहाँ पर नॉर्मल टाइम का मतलब यही हो रहा है, नॉर्मल टाइम का मतलब है इसी काम को कोई अगर नॉर्मल इंसान करता है, क्योंकि जो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर तो होगा ना, जो जिस भी काम में एक्सपर्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो किसी का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है, कोई जो है ज्यादा अच्छे से शॉर्टकट में बहुत सुंदर लैंग्वेज यूज करके लिख देता है, सबका अपना अपना काबिलियत होता है। वैसे यहाँ पर अगर ये 120% ये मल्टीप्लाई इसीलिए किया, जो काम होना चाहिए था 120 आवर्स में, वो काम अगर कोई 100 आवर्स में कर देता है उस हिसाब से हो रहा है ना, ठीक है। तो 510 मिनट्स का 120% मतलब कितना होगा, देखो 510 का 120%, 612 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो काम 510 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल 120% था, वो काम अगर नॉर्मली कोई कंप्लीट करता तो उसे 612 मिनट्स लग जाता, ठीक है। फिर से बता रहे, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगा है 600 मिनट्स, मैंने मिनट्स में ट्रांसफर किया है, बाकी तुम लोग आवर्स में भी कर सकते हो, नो इशू, बट ये जो है कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। बीडॉक्स में मिनट्स में ट्रांसफर किया जाता है, ये अच्छा बात है, लेकिन क्वेश्चन में तो तुम लोग को बोला नहीं है बीडॉक्स यूज करो, तो एग्जाम में तुम लोग कैसे समझोगे, तो क्या आवरली कर दोगे तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन पॉइंट्स आने लगेंगे, तब तुम लोग खुद ही सोचोगे इसको मिनट्स में कर देते हैं तो पॉइंट अवॉइड हो जाएगा। तो देखो एक काम जो है 600 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है, उसमें आइडल टाइम 90 मिनट्स, यानी एक्चुअली 510 मिनट्स काम हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल भी क्या है, मोर देन नॉर्मल लेवल है, तो 120% परफॉर्मेंस लेवल है। तो एक्चुअली ये 510 मिनट्स में जितना भी काम हुआ है, वो काम अगर नॉर्मली कोई करता स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो
उसे 612 मिनट्स लगता है। ये कैसे कैलकुलेट किया? परफॉर्मेंस लेवल क्या है? 120% है ज्यादा, मतलब 510 मिनट्स में मोर वर्क जो है वो और होना चाहिए था। तो 510 मिनट्स में जितना काम हुआ है, ठीक है, वो एक्चुअली कम होना चाहिए था, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल 120% है। तो एक्चुअली ये काम अगर नॉर्मल तरीके से करेगा कोई तो उसे 612 मिनट्स लगेगा। परफॉर्मेंस लेवल को मैंने ज्यादा कर दिया, मतलब 510 मिनट्स में जितना काम हुआ है वो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था, उससे कम होना चाहिए था, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल ज्यादा है तो 510 में ही पूरा काम हो गया, जबकि वो काम करने में 612 मिनट्स लग जाता। 120% के हिसाब से परफॉर्मेंस लेवल बता दिया है ना हम लोगों को कि देखो परफॉर्मेंस लेवल क्या है, ज्यादा है, 100% की जगह 120% है, मतलब ये काम नॉर्मली करने में 612 मिनट्स लगेगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया नॉर्मल टाइम। अब ये टाइम तो लगता ही, प्लस अलाउंस जो दिया गया था, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू क्या होता है पता है? ये देखो, स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि मान लो क्वेश्चन लिखने में लगेगा 10 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। फिर भी मैंने बोला ठीक है 8 मिनट में करके दिखाओ, 8 मिनट में, या फिर मान लो 7 मिनट में करके दिखाओ, और मैंने और तुम लोगों को 3 मिनट्स जो है अलाउंस बोल के दे दिया। ठीक है, मैंने ऐसे ही तुम लोग को बोल दिया कि 7 मिनट में करके दिखाओ, अच्छा जाओ चलो 3 मिनट्स और ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड इस काम को करने में 10 मिनट्स भी लगेगा। लेकिन तुम लोगों को मैंने 10 मिनट्स नहीं बोला, क्योंकि तुम लोग फिर उससे ज्यादा मांग लोगे मेरे से, इसलिए मैंने बोला 7 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट्स और देते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। नॉर्मली कितना लग सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब एक मतलब मैक्सिमम टाइम लेके जो होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मैक्सिमम टाइम लेके जो होता है, नॉर्मल टाइम मतलब हम लोग थोड़ा सा बचा के बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम में अगर हम लोग अलाउंस ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम में अगर अलाउंस ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। अब ये अलाउंस कितना होगा, अलाउंस भी क्वेश्चन में दे रखा है। अलाउंस कितना दे रखा है? 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर एक वर्किंग नोट देखो, नीचे दिखाते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, अलाउंस और नॉर्मल टाइम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अलाउंस है। तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम मतलब 10/100। ठीक है, तो 10 क्या हो गया और 100 क्या हो गया? 100 हो गया स्टैंडर्ड टाइम और 10 क्या हो गया? अलाउंस, क्योंकि 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अलाउंस इक्वल टू, तो 10/100 इसका मतलब क्या हो गया कि 10 अलाउंस टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम 100 है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, तो ये देखो 10 हो गया स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी 10 100 हो गया स्टैंडर्ड टाइम, 10 हो गया अलाउंस। तो नॉर्मल टाइम कितना होगा? अभी अभी मैंने बोला स्टैंडर्ड टाइम मतलब नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम कितना होगा? स्टैंडर्ड टाइम अगर 100 है और अलाउंस अगर 10 है तो नॉर्मल टाइम कितना होगा? 90। बोलो नॉर्मल 90। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, अब देखो हम लोगों ने अपना स्केल चेंज कर लिया है ना, स्केल चेंज हो गया। अब पूछ रहा है कि अलाउंस हम लोग को कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास क्या टाइम अवेलेबल है? नॉर्मल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का 10% है तो नॉर्मल टाइम का कितना होगा? देखो ऐसे हो जाएगा, अलाउंस ऑफ नॉर्मल टाइम इक्वल टू अलाउंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम। जैसे क्वेश्चन में तो दिया हुआ था अलाउंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा अलाउंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम। अलाउंस कितना है देख के लिखो 10, नॉर्मल टाइम कितना है 90, यानी 1/9। 1/9 ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास नॉर्मल टाइम अवेलेबल है, ये देखो मेरे पास नॉर्मल टाइम अवेलेबल है, तो दैट इज 1/9 ऑफ नॉर्मल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का 10% मतलब नॉर्मल टाइम का 1/9 अलाउंस, तो 612 का 1/9 कितना हो जाएगा? 612 का 1/9 कितना हो जाएगा? सिक्सटी 68। ठीक है, ये 1 लिखा है मैंने, 68 मिनट्स। अब ये दोनों को ऐड करो, 680 मिनट्स।
ठीक है, 680 मिनट्स, ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क हो गया 680। और अगर स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट पूछे तो भी हम लोग बता सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो ईच यूनिट कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, 350। ठीक है, तो 680 मिनट्स में बना है, तो 680 डिवाइडेड बाय 350 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 350 कर दो, पता चल जाएगा एक एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 1.943 अप्रोक्स। ठीक है, इतना 1.943, ये हो गया इतना यूनिट्स पर मिनट, इतना यूनिट पर मिनट। ठीक है, देखो जैसे ऑटोमेटिकली मिनट्स में आंसर आ गया ना, अब देखो ये मिनट्स में ही पॉइंट आ रहा है, तो ये अगर आवर्स में करोगे तो क्या होगा, तो खुद ब खुद समझ जाओगे। अगर बिडॉक्स पॉइंट कभी सुना होगा तो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा तब ये बिडॉक्स पॉइंट का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर देखो तो यहाँ पर जो है पॉइंट जो है वो मिनट्स के थ्रू से आ रहा है, तो फिर आवर में क्या होगा सोचो, तो आवरली नहीं कर पाओगे, जब करोगे खुद ही देखोगे, इसको मिनट्स में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा लगे क्वेश्चन, इसलिए हम फिर से एक बार बता देते हैं, पूरा गो थ्रू करवा देते हैं। एक काम का मेजरमेंट लिया गया था जो 10 आवर्स के लिए था, और ये सब डिटेल्स निकल के आया, 10 आवर्स में इतना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, इतना आइडल टाइम बिताया गया, ये परफॉर्मेंस रेटिंग था, ये स्टैंडर्ड ये अलाउंस टाइम था, अलाउंस टाइम था 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली 10 आवर्स का जो काम पूरा हुआ उसमें एक्चुअली कितना टाइम, प्रोडक्टिव टाइम कितना था। ठीक है, तो प्रोडक्टिव टाइम में हम लोग आइडल टाइम लेस कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि एक्चुअली इतना टाइम में प्रोडक्शन हुआ, काम हुआ, बाकी ये आइडल का मतलब क्या, कुछ काम नहीं हुआ। तो 510 मिनट्स एक्चुअली काम हुआ, और जो काम दिया गया था वो पूरा हुआ। लेकिन यही काम नॉर्मल टाइम कितना लगता, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल 120% है, तो उससे ज्यादा लगता है, एटलीस्ट 20% तो ज्यादा लगता ही है ना। तो 510 से 20% ज्यादा लगता, मतलब एक्चुअली तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, 510 प्लस 510 इंटू 20%, ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल 20% ज्यादा है। तो इसका मतलब 20% किसी ने एफिशिएंटली काम किया, मतलब दूसरे लोगों को ये काम करना है तो उसको 20% टाइम ज्यादा लगेगा, दैट इज ओवरऑल 120%। ठीक है, तो 120% यानी 612 मिनट्स नॉर्मल टाइम इतना लगेगा लोगों को काम करने के लिए। और मैंने नॉर्मल टाइम से कैसे स्टैंडर्ड टाइम पहुंच सकते बोला, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये अभी अभी समझाया। अलाउंस कैलकुलेट करने के टाइम हम लोगों को दिखा कि हमें एक बेस दे रखा है क्वेश्चन 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास किसी तरह से स्टैंडर्ड टाइम का इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं मिला। हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्किंग बनाया कि अगर इस लाइन का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100, तो ये 10 का मतलब क्या है, ये 100 का मतलब क्या है, तो 10% ऑफ क्या है, ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड टाइम, तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, और ये 10 क्या है, ये 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम क्या बोला गया था क्वेश्चन में, अलाउंस, तो ये अलाउंस है। तो ये 10 अगर अलाउंस है, स्टैंडर्ड टाइम अगर 100 है, तो नॉर्मल टाइम क्या होगा, वो इक्वेशन यूज करके, वो जो बताया मैंने उसको यूज करके हम लोगों ने 90 निकाला। अब हम लोग अगर अलाउंस को नॉर्मल टाइम पे निकाल लेंगे बेसिस पे, तो हम लोग इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही मैंने किया, अलाउंस 10 नॉर्मल टाइम 90, तो अलाउंस जो था आउट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम उसको हम लोगों ने आउट ऑफ नॉर्मल टाइम निकाल दिया 1/9, तो 1/9 ऑफ 612 68 मिनट्स, दोनों को ऐड किया, स्टैंडर्ड टाइम आ गया। अब ये मैंने पूछा नहीं था, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इतने मिनट्स में अगर काम पूरा हुआ है तो एक यूनिट, सॉरी ये पूरा अगर स्टैंडर्ड टाइम बनता है 350 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 1.943 होगा। ठीक है, 1.934 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 21 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या बोल रहा है। 2 feeters, a laborer and a boy undertake a job on piece rate basis for 1290। बोल रहा है कि 2 feeters हैं, ठीक है, 2 feeters है, एक लेबर है और एक बॉय है, तो टोटल कितने लोग हैं, 2 + 1 + 1 4। ठीक है, 4 वर्कर है, तो ये फीटर, लेबर और बॉय, तो इनको एक जॉब दिया गया है जहां पर इनको पेमेंट पीस रेट बेसिस पे किया गया, और इनका टोटल पेमेंट हुआ है 1290। द टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्कर वर्किंग आवर्स। तो एक एक जन ने ये काम पूरा करने के लिए
220 आवर्स जो है स्पेंड किया है, 220 आवर्स, यहाँ पर 2 लोग थे तो 220 और 220 आवर्स जो है स्पेंड किया है। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस, पे कैसे किया जाएगा? टाइम रेट बेसिस पे, मतलब जितना टाइम काम किए हो उतना पेमेंट मिल जाएगा। और ये रेट क्या है? 1.50 पर आवर, मतलब 1 आवर काम करने पे 1.50 मिलेगा, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द 2 फीटर, अच्छा अलग अलग है, 1.50 का रेट है फीटर्स लोगों के लिए एट द रेट ऑफ 1.50, 1 रुपए है लेबर लोगों के लिए और 0.50 करके है बॉय के लिए, ठीक है। तो ये तीनों का रेट अलग अलग है लेकिन पेमेंट मेथड एक ही है, टाइम बेसिस पे। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम, पीस वर्क मतलब आउटपुट बेसिस पे जो मिलता है, ठीक है, यूनिट बेसिस पे जो मिलता है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर, ठीक है, व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली टू द वेजेस पेड, वेजेस पेड के साथ हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है। क्या डिवाइड करने के लिए बोला गया है? वेजेस जो पे हुआ है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वेजेस पेड के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? ये पीस वर्क प्रीमियम, पीस वर्क प्रीमियम जो है मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे कैसे डिवाइड करेंगे? वेजेस पेड के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो भी बोल सकते हो। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब, तो ये जॉब जब मार्केट में बिकेगा इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, मेटेरियल, वर्कर ओवरहेड ऑन प्राइम कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड और यहाँ पर एंड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक्चुअली हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? ये जॉब का सेलिंग प्राइस, ये जॉब अगर मार्केट में बेचेंगे, जॉब तो नहीं बेच सकते, जॉब में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको जब हम लोग बेचना जाएंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहला बात है किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? देखो किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और इस कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इसके अलावा अदर कुछ हो सकता है जिसमें अभी तक हम लोगों ने मेटेरियल और लेबर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटेरियल लेबर कॉस्ट, तो देखो हम लोग को बोला है कि बताओ इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब, ठीक है, इस जॉब का सेलिंग प्राइस। तो देखो क्या क्या है जॉब का सेलिंग प्राइस में, यहाँ पर मेटेरियल लगा है 2010 का, प्लस लेबर, लेबर कितना है यहाँ पर बता दिया है। देखो हम लोग बाद में ही अलग से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लेबर ऑलरेडी बता दिया है, ये जितने भी लोग काम किए थे इनको 1290 का पेमेंट दिया गया है, तो लिख लेते हैं। अच्छा, और क्या है? लेबर मेटेरियल वर्क्स ओवरहेड बोला है। तो ये देखो जिनका भी कॉस्ट शीट नहीं हुआ है उनको शायद समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट शीट हम लोग करेंगे जैसे ही ओवरहेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3300, ये इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। ये है डायरेक्ट मेटेरियल, ये है डायरेक्ट लेबर, ये दोनों मिलकर होता है प्राइम कॉस्ट। हर तरह के डायरेक्ट खर्चे मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जिन लोगों ने फाउंडेशन किया है उनको हम अकाउंट्स में एक चैप्टर होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर ये वाला चीज हम बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वर्क्स ओवरहेड, ये सीक्वेंस में होता है एक्चुअली, डायरेक्ट खर्चे के बाद ओवरहेड मतलब जो होता है बेसिक्स में बताया हुआ है, ओवरहेड का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो डायरेक्ट पहले ऐड होता है फिर इनडायरेक्ट। तो वर्क्स ओवरहेड में क्या आ जाएगा? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना है? 3300, तो 330 का 20%, तो 3300 20%, तो 660, तो टोटल कर लेते हैं 3960, इसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वर्क्स कॉस्ट। अभी नाम नहीं याद रख सकते हो मत रखो, हम लोग क्या करें इतना समझो कि हम लोग कॉस्ट सारा ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस मतलब अभी बताया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये सब कॉस्ट है, मेटेरियल है, लेबर है, जैसा जैसा कॉस्ट बोला है ऐड करते जा रहे हैं। जिनको नाम समझ में आ रहा है करो, जिनका कॉलेज हो गया उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बाद में जरूर समझ में आ जाएगा। अभी जैसा दिया है सोच लो कि हम वैसा ही लिख के कर रहे हैं। वर्क्स ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड बोला है, तो वर्क्स ओवरहेड के बाद हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कितना है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट इतना है, इसका 10% यानी 396। तो ये ऐड करने से आ जाएगा, कितना आएगा 4356। इसको पीछे लिखते हैं, ठीक है 4356 4356 इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ম্যাম অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডটা আসবে না? ওইটা নেই এখানে, থাকলে আসতো, ইনফরমেশনে নেই না, হুম। দেয়নি, যদি থাকলে আসবে, সেলিং ডিস্ট্রিবিউশনের আগেই চলে আসবে। আচ্ছা ঠিক। अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बाद बोला है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो इस पे 25% लगाओ, 25% मतलब कितना होता है 1/4 होता है ना, हम डिवाइडेड बाय 4 कर दे रहे हैं, आंसर मिल जाएगा 1089। तो सेलिंग प्राइस ऐड कर लो, मतलब तुम लोग 25% भी लगा सकते हो, एक ही बात है ना, 25/100 1/4 होता है, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए कर दिया। तुम लोग 25% लगाओ, एक ही बात है। 5445 5445 ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब, ठीक है। ये पूछा था हम लोगों को, ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पर ये भी एक पॉइंट पूछा था, देखो वेजेस पेड, ठीक है, वेजेस पेड कैसे होगा ये भी पूछा था, ठीक है। तो ये दिखा देते हैं कैसे 1290 आया, क्यों, देखो यहाँ पर बोला था अमाउंट कैसे कैसे लेबर लोगों को दिया जाएगा, तो 1290 ये कैसे आया ये हम दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर वर्कर कौन कौन था, फीटर्स थे, 2 फीटर्स, तो एक फीटर 1 लिख देते हैं, एक फीटर 2 लिख देते हैं। एक लेबर था 1 लेबर, और एक बॉय है ना, एक बॉय, यहाँ पर टोटल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा पेमेंट सबको कैसे मिलेगा, एक बेसिक वेजेस मिलेगा सभी को। बेसिक वेजेस देखो कैसे दिया गया इनको, वो बोला गया था क्वेश्चन में। ये देखो बेसिक वेजेस दिया जाएगा 1.501 और 0.50 पर आवर बेसिस पे। अब किसने कितना टाइम काम किया है, इन लोगों ने सभी ने 220 टाइम स्पेंड किया है। 220 कुछ नहीं बोला है, मतलब आवर्स ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आवर्स में दे रखा है, तो आवर्स ही होगा। यहाँ पर एक्चुअली लिखना चाहिए था इनको, बाकी हम लोग समझ सकते, टाइम स्पेंड बोला है। अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में टाइम तो हर जगह पे आवरली दे रखा है, तो आवरली होगा। तो 220 इंटू 1.5, 220 इंटू 1, 220 इंटू 0.5 और 220 इंटू 1.5 दो बार होगा, क्योंकि 2 फीटर्स थे। चेक कर लो कितना होगा 220 इंटू 1.5, 330, 330, 220, ये 1 रुपया हो जाएगा, और ये आधा हो जाएगा, मतलब कितना 110, ये 1 रुपया, ये 0.5 यानी 50 पैसे। तो ये अगर 220 होगा, ये उसका आधा होगा। अब ऐड करो 330 दो बार है, प्लस 220 110, मतलब फिर से 330, मतलब 990 टोटल आ गया, 990 टोटल बेसिक 990 हो रहा है। अच्छा अब इनको टोटल कितना पे किया गया था 1290। तो यहाँ पर जो बोनस का बात हुआ था, ये देखो द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, देखो इनको एक्चुअली देना कितना चाहिए था, अभी कैलकुलेट किया 990, बट इनको दिया गया 1290, तो प्रीमियम कितना दिया गया बोलो, प्रीमियम कितना दिया गया, इनको देना चाहिए था 990, अभी चेक किया ना हम लोगों ने, अगर 220 घंटे करके प्रीमियम हो गया 300, प्रीमियम 300 दिया गया था। अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम यानी 300 एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर, ये कैसे दिया जाएगा, व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड, पीस वर्क प्रीमियम मतलब ये डिवाइडेड होगा प्रोपोर्शनेटली वेजेस पेड के बेसिस पे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये 300 को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे वेजेस पेड के बेसिस पे। तो यहां पर लिख दिया मैंने 300, ये क्या है, ये है प्रीमियम,
ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वेजेस पेड के बेसिस पे प्रोपोर्शनलिटी। तो वेजेस पेड क्या है? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो, प्रोपोर्शनेट मतलब यूनिटरी करके भी कर सकते हो रेशियो। जैसे 990 में ये देखो, प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होगा 990 में फीटर्स को मिला 330, तो 300 में फीटर्स को कितना मिलेगा? प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो काफी टाइम लगेगा। बाकी इसका कैलकुलेशन एक बार फटाफट करके मुझे बता सकते हो कितना होगा? 100 हो रहा है, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनेट। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे? इसका रेशियो कर दो, वो भी प्रोपोर्शनेट होता है। कैसे रेशियो हो जाएगा? ये वेजेस पेड का रेशियो बनाओ। रेशियो बनाने से सब में से 0 0 0 0 हट जाएगा और 11 से डिविजिबल होगा। 1:2:3:3 ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी प्रोपोर्शनेट का मतलब ऐसे होता है। तो 3:3:2:1। क्या इसमें भी 100 आएगा? आएगा। देखो 3 + 3 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 300 डिवाइडेड बाई 9, 300 इंटू 3/9 है ना, तो 100 हो गया। ये 100 होगा तो ये वाला भी 100 होगा। फिर ये कितना होगा? 300 इंटू कितना हो जाएगा? 2/9 कितना हो जाएगा? नहीं पता कितना होगा, देखो बताओ, कैलकुलेट करो, हम तब तक ये मिटा लेते हैं। 66.66 आ रहा है। मतलब 67। और ये वाला बाकी बैलेंस करने से तो मिल जाएगा। 267 माइनस कर दो ना 300 से, 80 33 तो टोटल 430 286 143, ठीक है। तो ये टोटल 1290, ये टोटल 1290 यहाँ पर करके हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल लिया जॉब का। ये क्वेश्चन था। दूसरा ये भी पूछा था कि इनको कैसे पेमेंट हुआ है, तो इनको इस तरह से बेसिक वेजेस 220 घंटा पर वर्क के लिए रेट के हिसाब से लगा दिया। बाकी जो प्रीमियम मिला, प्रीमियम कितना मिला? अगर 1290 में मेरा पेमेंट इतना ही दिख रहा है तो जितना एक्स्ट्रा वो प्रीमियम। प्रीमियम को कैसे डिवाइड करना है? प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है वेजेस पेड के हिसाब से। आप प्रोपोर्शनेट मतलब यूनिटरी करके कर सकते हो बट टाइम टेकिंग, तो प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो करके कर, तो बात एक ही है, ठीक है। रेशियो करने से डिजिट्स कम हो जाएंगे, एक ही बात था। जब मैंने प्रोपोर्शनेट किया था, जैसे किया था, यहाँ पर पहला वाला आया ना 3/9, वही आएगा। देख लो, ये देखो 330 डिवाइडेड बाई 990 इंटू मैंने किया था यहाँ पर 300, ठीक है। ये 3/9 ही आता है। ये देखो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 3, ये 3 हो जाएगा ना, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ जा रहा है। 990 में 330 सेम तो होना चाहिए। 990 में 330 सेम तो होना चाहिए, सेम तो होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट और ये तो मतलब तो एक ही है। आंसर लेकिन सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर लेकिन सेम ही आएगा शायद। ये मतलब होना तो चाहिए। 990 में अगर 330 है तो एक बार चेक करते हैं, होना तो चाहिए मैथमेटिकली। 990 इंटू हो रहा है 100 तो हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है। ये 3/9 नहीं था ना, 3 3 6 7 8 और 1 9, 3/9 1/3। हाँ ठीक ही तो आया था, ठीक ही तो आया था। 330990 इंटू 300, 300/3 हो रहा है, मतलब 100। कैलकुलेशन करने से इस तरह से आ रहा है। और मेरा आ रहा था 3/9 मतलब 1/3, 1/3, ठीक है। एक ही बात है वो। मतलब पॉइंट हटा दे रहे हैं ना, इस वजह से। अगर रेशियो भी इस तरह से करोगे तो सेम तरीके से 1/3 ही आएगा, ठीक है। कैसे भी करो 1/3 बेसिस पे ही आएगा। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर जब कर रहे हैं हम लोग सारा जीरो लेके कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है अगर हम लोग रेशियोज भी ऐसे करेंगे तो भी आ जाएगा। एक्चुअली एक पॉइंट का मैटर हो जा रहा है, इस वजह से। ये देखोगे, ये देखो आ जाएगा, सेम बात ही है। ये देखो 330 डिवाइडेड बाई 990, ये देखो पॉइंट में आ रहा है ना। उसके बाद इंटू 300 करने से, क्योंकि पॉइंट पूरा ले रहे हैं इसीलिए। अगर पॉइंट थोड़ा सा भी कम बेसी डिजिट लेंगे ना तो ये 100 के जगह 99.999 आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं। यस 99.99 हाँ
वो मैथमेटिकली हो रहा है, कोई बात नहीं, उसमें एक ही बात है, ठीक है। प्रोपोर्शन मैंने तो समझा दिया, ठीक है, बाकी वो 1/3 भी आएगा, चेक करके देख सकते हो, किसी तरह से तो आ ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये वाला लिखवा देते हैं, 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बीडॉक्स तो लिखवा दिया है, बस इसमें और 2 पॉइंट लिखवाएंगे। ये देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ठीक है, हेडिंग कर लेते हैं, जिसमें बीडॉक्स लिखवा दिया है। अगर तुम लोग पेज रखे हो जैसा मैंने बोला है तो वहां पर ऊपर लिख दो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। इसमें पहला होता है बीडॉक्स 3 नंबर था, ठीक है, गान टास्क एंड बोनस सिस्टम, ये पहला मेथड होता है। मतलब पहला यानी ये मैंने पहला लिखा है, ऐसा कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट कैसे होता है, यहाँ भी पेमेंट का बेसिस होता है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी बेसिस पे पेमेंट होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी बेसिस पे कैसे पेमेंट होता है, ये एफिशिएंसी बेसिस है, ये सिस्टम जो है यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, दैट इज एफिशिएंसी बेसिस सिस्टम, ठीक है। अब स्लैब देखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखवा देते हैं, एफिशिएंसी और पेमेंट कैसे होगा। तो अगर किसी का एफिशिएंसी एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, ये मैंने एक्चुअल और स्टैंडर्ड लिखा है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख सकते हो चाहो तो। ये एक्चुअल आउटपुट लेस देन अगर स्टैंडर्ड आउटपुट है तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा गारंटेड वेजेस, ठीक है, जो गारंटेड वेज रेट बोल रखा है वही मिलेगा, ठीक है, जो गारंटेड वेज रेट बोल रखा है वही मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड से भी कम प्रोडक्शन दिए है तो सिर्फ गारंटेड वेज रेट मतलब जो डील हुआ तो वही मिलेगा। अगर जितना स्टैंडर्ड सोचा था आउटपुट उतना ही एक्चुअली में करके दिया है तो क्या मिलेगा, टाइम रेट तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 20% मिलेगा, 20% ऑफ टाइम रेट, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हायर पीस रेट और पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट। समझाते हैं, समझाते क्या लिखा है मैंने, ये देखो अगर किसी का एफिशिएंसी जो है वो लेस एफिशिएंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड से भी कम प्रोडक्शन क्या है, तो गारंटी जो बोला गया था दिया जाएगा वही दिया जाएगा। जैसे मान लो बोला गया था 10 रुपए पर आवर तो वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई एक्चुअल और स्टैंडर्ड को मैचअप कर दिया, जितना स्टैंडर्ड टारगेट था उतना पूरा अचीव कर लिया, तो टाइम रेट तो मिलेगा ही जो बताया गया था, उसके साथ साथ 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर कोई मोर एफिशिएंट है, ये क्या है, ये है 100% परफॉर्मेंस, ये है लेस देन 100%, है ना, लेस देन 100%, और ये हो गया ग्रेटर देन 100%, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो है स्टैंडर्ड से ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, इसका मतलब होता है या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, और ये दोनों क्या है, पहला बोला है हायर पीस रेट मिलेगा, ठीक है, हायर पीस रेट मिलेगा, या फिर पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट, मतलब पीस रेट जो मिलेगा वो तो होगा ही, पीस बेसिस पे होगा, प्लस पीस रेट पे जैसे देखो टाइम रेट और 20% ज्यादा, तो पीस रेट और उस पे और 20%, मान लो पीस रेट 10 रुपया है और भी 20% मिलेगा, मतलब एक पीस के लिए 10 रुपए तो मिलेंगे ही, और 10 रुपए पे और भी 20% मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया, मतलब 12 रुपए ऐसा मिलेगा, ये चीज बोला जा रहा है। और हायर पीस रेट बोला है, हायर पीस रेट मतलब वहां पर अलग अलग पीस रेट रहेगा, उसमें जो हायर वाला होगा वो मिलेगा, ये क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। अब ये देखो, ये इतना समझ में आ रहा है, हायर पीस रेट क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, बाकी ये स्लैब तो समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, इसे क्यों बोला जा रहा है, देखो इसीलिए बोला जा रहा है, यहाँ पर देखो टाइम बेसिस पे हुआ, यहां से यहां तक अगर देखोगे, यहां से यहां तक देखोगे ये होता है टाइम बेसिस, दिख रहा होगा तुम लोग को, देखो टाइम टाइम लिखा हुआ है, यहां से यहां देखो ये कैसा दिख रहा है, आउटपुट या पीस, है ना, आउटपुट या पीस एक ही बात है, आउटपुट बोलो या पीस बोलो या यूनिट बोलो, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ठीक है। और एक है इसके अंडर, और एक आता है
एमर्सन्स एफिशिएंसी सिस्टम। तो इनका भी देखो, एफिशिएंसी सिस्टम मतलब एफिशिएंसी बेसिस पे होगा। कैसे पेमेंट होता है, स्लैब देख लो। एफिशिएंसी और पेमेंट। तो देखो, अगर लेस देन 66.67% है तो नॉर्मल टाइम रेट, अच्छा, अगर 66.67% से लेके 100% तक है तो टाइम रेट प्लस बोनस। और बोनस कैसे मिलता है, 0.01% से लेके 20% तक। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इमर्सन, फिर भी लिखवा दिया मैंने एक बार। और अगर ग्रेटर देन 100% हुआ तो कैसे मिलता है, टाइम रेट जो है वो तो मिलेगा ही। तो देखो, नॉर्मल पेमेंट सभी को मिलता है, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा लेगा तो अपना नॉर्मल पेमेंट थोड़ी ना छोड़ेगा, वो तो नहीं होता है। तो स्लैब जो भी हो, नॉर्मल सभी को मिलेगा। और किसी को हो सकता है ऐसा स्लैब है किसी का जिसपे नॉर्मल से भी कम मिलता हो, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सभी को मिलेगा। एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो एफिशिएंसी के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20% ऑफ बोनस मिलेगा प्लस 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज। ठीक है, 100% से ज्यादा होगा तो टाइम रेट मिलेगा, 20% बोनस मिलेगा। और 100% से जितना भी ज्यादा होगा, आज हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, वो हर एक 1% ज्यादा के लिए 1% करके एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे कैसे होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन एक किया भी है आज हम लोगों ने इस तरह का, है ना। अच्छा, और यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये वाला पूरा लैंग्वेज में यहाँ और एक चीज जोड़ सकते हो कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ऐसे लिख दो, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा ये पता है तुम लोग को, फिर भी लिखवा देते। एफिशिएंसी तो आज इतना बार कैलकुलेट किए हो। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट। कितना बार तो कैलकुलेट किया हम लोग, फिर भी एफिशिएंसी हमेशा ऐसे कैलकुलेट होता है। आउटपुट के बेसिस पे कोई भी मेथड हो, एफिशिएंसी इस तरह से कैलकुलेट होगा। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज बीडॉक्स आता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब तुम लोग का जो नोट्स है वो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बीडॉक्स जो ऑलरेडी जो है लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, देखो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखवा दिया था। ये क्वेश्चन करवाते हैं बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आफ्टर दैट ये वाला प्रीमियम बोनस प्लान। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, प्रीमियम बोनस, ग्रुप बोनस और इंसेंटिव। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज इतना ही करते हैं।